न्यूज़ स्वदेश पर आप देख रहे हैं बजट का ये खास कवरेज और ये खास शो कॉर्पोरेट महापंचायत लेकर हम हाजिर हैं। बजट को आज डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट बट स्वीट। सभी सेगमेंट को, सभी वर्ग को वित्त मंत्री ने कुछ न कुछ दिया है। 11 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रा हमने देखा कैपेक्स का ऐलान किया गया है, उससे इंडस्ट्री भी गदगद है, बाजार के जो जानकार हैं वो भी गदगद है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉर्पोरेट्स को बजट में क्या मिला, क्या जो उम्मीदें हैं वो पूरी हुई हैं, क्या जो डिमांड थी, जो विश लिस्ट थी, उसमें वित्त मंत्री ने उनका ख्याल रखने की कोशिश की है, या फिर पूर्ण बजट का यानी कि फुल बजट का जो कि सरकार बनने के बाद आएगी उसका इंतजार करना पड़ेगा। कितना स्टिमुलस मिलेगा ग्रोथ को, कॉर्पोरेट्स को कितने इससे मदद मिलेगी, आगे तरक्की किस तरह की होगी, इन मसलों पर चर्चा करेंगे कॉर्पोरेट महापंचायत में। और इस चर्चा में मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं। प्रशांत पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ मेरी सहयोगी कविता थपलियाल भी साथ में जुड़ गई हैं। तो हम 3 लोग हैं और 3 मेहमानों को भी हम जोड़ेंगे। आज खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान, पारस डिफेंस के डायरेक्टर अमित महाजन, यूग्रो कैपिटल के किशोर लोढ़ा और सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल। प्रदीप जी, अमित जी और किशोर जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। सबसे पहले किशोर जी आपके पास आएंगे। अगर हम हाउसिंग की बात करें, जहां से लोन की बात होती है, जहां से फाइनेंस की बात होती है, तो आप उसी सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि बजट में सर आपकी रीडिंग कैसी रही, कैसा लगा बजट आपको, क्या आप उससे खुश हैं? ये एक वोट ऑन अकाउंट्स था, तो हमें पूर्ण बजट के लिए अभी वेट करना पड़ेगा। जब नई सरकार आएगी तो हमें बजट फिर से एक बार बजट देखने को मिलेगा इस साल के लिए। लेकिन ये बजट को यदि इसको डायरेक्शनली देखा जाए तो इसमें हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। जो बड़े पॉजिटिव्स इस बजट में मुझे दिखाई देते हैं वो है कि सरकार का हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के लिए सरकार ने अनाउंस किया है कि 3 करोड़ घर ऑलरेडी बन चुके हैं और अगले 5 साल में 2 करोड़ नए घरों का घर बनाए जाएंगे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए। तो जो सरकार की हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है उसके लिए लॉन्ग टर्म विजन सरकार ने ऑलरेडी इस वोट ऑन अकाउंट में पेश कर दिया है। लेकिन वो इसके अलावा भी जो बड़ी बातें नजर आती है कि अगले साल का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो इस साल के 5.8% से घटाकर 5.1% कर दिया गया है और उसके अगले साल 25-26 के लिए भी इसकी यहाँ जो डायरेक्शनल दिया गया है वो 4.5% का है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। इसके अलावा अगले साल एक और पॉजिटिव दिखाई देता है, वो है कि अगले साल का बोरोइंग का टारगेट इस साल के बोरोइंग के टारगेट से कम रखा गया है। इसका मतलब है कि बॉन्ड यील्ड्स वगैरह में थोड़ा सुधार नजर आ सकता है, लिक्विडिटी मार्केट में ओवरऑल बढ़ सकती है, जिससे कि हमारे सेगमेंट में फायदा हो सकता है। जी, आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आप तो डायरेक्टली हाउसिंग से जुड़े हैं और सरकार का ये मिशन है कि सबके लिए घर हो, उस दिशा में अगले 5 साल में 2 करोड़ पीएम आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे। और जो मिडिल क्लास है, जो किराए घर में रहता है, यहाँ तक कि वित्त मंत्री ने जिक्र ये भी किया कि जो लोग झुग्गियों में रहते हैं या फिर चौल में रहते हैं उनके लिए भी घर सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक स्कीम लेकर आएगी। निश्चित तौर पर आपकी भागीदारी उस सेगमेंट में होने वाली है। आप ये बताइए कि आपको बजट कितना इंक्लूसिव लगा, और आपसे अगर ये पूछें कि 10 के अगर मीटर पे अगर रेटिंग देनी हो तो कितने नंबर देंगे सर आप? सवाल मुझसे पूछा है जी प्रदीप जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूं, ये जो बजट है, ये बजट ऐसा बजट है जिसको शॉर्टर एस्पेक्ट में देखने की बजाय लॉन्गर एस्पेक्ट में देखना चाहिए। आप ये देखिए, इसमें 2047 का जिक्र किया गया है कि जिस वक्त हम डेवलप्ड कंट्री होंगे। आप ये देखिए, किसी भी डेवलप्ड कंट्री का सबसे पहले फंडामेंटल है कि हर परिवार के सर पर छत होगी। तो उसका सबसे ज्यादा मुझे लगता है कोई फायदा होगा तो रियल एस्टेट सेक्टर को होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक कमिटेशन दिखाया गया है, जितना पैसा लास्ट साल खर्चा था उससे 10% 11% उसको इंक्रीज किया गया है। और दूसरी बड़ी बात, आप ये देखिए, रूरल एरियाज में घरों की बहुत जरूरत है। लगभग 3 करोड़ घर अभी तक बनाए जा चुके हैं और 2 करोड़ घरों के लिए कमिटेशन दिखाया गया है कि आने वाले वक्त में 2 करोड़ घर और बनेंगे। और अर्बन एरियाज को छेड़ते हुए, क्योंकि आप ये देखिए, जो मिडिल क्लास है उसके लिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी बहुत कंसर्न है। लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने कहा था कि जो मिडिल क्लास है वो हमारा बढ़ रहा है। तो ऐसे में उनको देखना बहुत जरूरी है, उनके जितने इश्यूज है उनको रिजॉल्व करना बड़ा जरूरी है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो घर का है। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक इंडिकेटिव कर दिया है कि आने वाले वक्त में एक ऐसी पॉलिसी डिजाइन करने वाले हैं जिसमें जो मिडिल क्लास है
और जो रेंटेड घरों में रह रहे हैं या ऐसे जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए घरों की व्यवस्था की जाए। तो मैं इस बजट को नंबर की बजाय मैं कहूँगा मुझे ये बजट बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बेहतर लगा है। ठीक है, आप नंबर्स में कह सकते हैं शॉर्टर टर्म में कुछ कम या ज़्यादा, लेकिन मैं इसे कहीं न कहीं इंडिया की ग्रोथ का बजट देख रहा हूँ। एक दूसरी बड़ी बात और भी अगर आप इसमें देखें, जो स्कीम जो आने वाले वक़्त में बनाने वाले हैं, उसका एक इंडिकेशन दिया है उन्होंने, कि हम यानी क्योंकि अगर आप जो मैं कह रहा था कि लाल किले से भाषण की बात, उसमें एक इंडिकेशन दिया था कि हम मिडल क्लास के लिए कुछ ना कुछ जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट की सीएलएसएस काइंड ऑफ स्कीम है, उसको लागू करेंगे। मुझे लगता है वो इंडिकेशन है, आने वाले वक़्त में आपको ये स्कीम नज़र आएगी। हो सकता है जुलाई का जो बजट हो उसके अंदर ये नज़र आए, लेकिन हाउसिंग के लिए कुछ बहुत बड़ा आपको आने वाले 3 से 4 महीने में नज़र ज़रूर आएगा। के लिए निश्चित तौर पर नजर में आएगा। और सरकार ने दरअसल इस इंटरिम बजट में ये संकेत दिए हैं कि जब फुल बजट आएगा तो ज़्यादा बड़े वर्ग का ख्याल रखा जाएगा और कुछ बिग बैंग हम ऐलान आते हुए ज़रूर देखेंगे। एक और चीज़ जो समझनी चाहिए वो ये है कि ये वोटरों के लिहाज से भी बहुत अहम होगा, जिस तरह से हाउसिंग पर फोकस किया गया है। प्रदीप जी, आप शायद विस्तार से इस पर बात भी करना चाहें, क्योंकि देखिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स और सेक्टर स्पेसिफिक जो घोषणाएं हुई हैं उससे बहुत ही कॉर्पोरेट और बिजनेस टाइप का बजट जो है वो पेश किया गया है। वोटर के लिहाज से प्रदीप जी कितना इंप्रेस हुए हैं आप? बिल्कुल, आप ये देखिए कि कोई भी जब योजना बनती है, तो उस योजना के लिए सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इफ़ेक्टिव वोटर ही होता है। क्योंकि वोटर का मतलब आप और हम हैं, एक कॉमन मैन है। अगर उस कॉमन मैन को कोई उम्मीद दिखाई देती है, तो मुझे लगता है इससे बेहतर उम्मीद कोई हो नहीं सकती कि उसे आने वाले वक़्त में अपने घर का एक जो सपना देखता है, वो कहीं न कहीं अब देख सकता है, वो इंडिकेशन है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि चाहे वोटर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आप नॉर्मल भी वैसे माइंडसेट से देखें, तो मैं बहुत यानी ऑप्टिमिस्टिक हूँ इन चीज़ों को लेकर। ऑप्टिमिस्टिक का जो नजरिया है वो बजट को लेकर हमारे एक्सपर्ट का नजर आ रहा है, और बड़ा प्रैक्टिकल बजट ये रहा है। जिस तरह से अप्रोच रही है सरकार की, हमेशा जब हम देखते हैं चुनावी साल होता है तो लोक लुभावन बजट आमतौर पर नजर आता है, लेकिन यहाँ पर इकॉनमी का खास ख्याल रखते हुए और अंतिम तबके तक इसका लाभ पहुंचाने के इरादे से तमाम जो घोषणाएं हैं ऐलान की गई हैं, और इन सब के बीच में एक फॉरवर्ड लुकिंग भी दिख रही है। अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर के लिए, तो यहाँ पर भी एक फॉरवर्ड लुकिंग साफ तौर पर नज़र आ रही है और इसे बढ़िया रिसेप्शन भी मिल रहा है। आप डिफेंस को लेकर जिस तरह का अप्रोच सरकार का इन सालों में रहा है, और अब जब बजट में भी जिस तरह से सरकार ने फोकस किया है, इस पर आपकी राय क्या होगी? नमस्कार। एक तो मुझे डिफेंस को जो एलोकेशन दिया गया है ये बजट में, उसको लेकर आप मेरे को पूछेंगे तो मेरे चेहरे पर सिर्फ हंसी नजर आएगी, क्योंकि अगर सारे सेक्टरों में पकड़ा जाए तो डिफेंस में सबसे ज्यादा एलोकेशन मिली है। ये एक संकेत दे रहा है कि डिफेंस ये सेक्टर को और ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। जो हम लोग पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जो देखते आ रहे हैं, उसको चलते इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड इंडियन इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजीज को और ज्यादा प्रोत्साहन देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। एंड उसका बजट इतना एलोकेशन देने के बाद शायद करके हम लोग बहुत ही जीडीपी का एक बहुत अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं डिफेंस एलोकेशन। तो मैं देख रहा हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स अगर आ जाएं अगर मेन बजट में, तो मुझे लगता है सोने पे सुहागा होगा। निश्चित तौर पर सोने पे सुहागा तो होगा ही। वैसे अमित जी, आपके चेहरे पर मुस्कान होनी भी चाहिए। आपको 2 दिन पहले ही तो ऑर्डर मिला डीआरडीओ से तो निश्चित तौर पर, और 6.25 लाख करोड़ रुपए का आवंटन सरकार ने फिर से कर दिया। हालांकि प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन निश्चित तौर पर एलोकेशन के लिहाज से देखेंगे तो काफी बड़ा इंक्रीज कम है, लेकिन 6.25 लाख करोड़ मतलब सबसे ज्यादा एलोकेशन डिफेंस को मिला, और ये अनुमान के मुताबिक है। और जो रफ्तार हमने डिफेंस सेक्टर में देखी है, जिस तरह की सरकार की कमिटमेंट है, जिस तरह के टाइप्स जो सरकारी कंपनियों की बात करें या फिर हम निजी कंपनियों की बात करें, उसमें कोई भेदभाव भी नहीं हो रहा है। तो हमें ये बताइए कि आपकी, अगर हम थोड़ा सा इंडस्ट्री के लिहाज से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, आपकी ऑर्डर बुक कैसी है और कितने टाइम के लिए विजिबिलिटी है यहाँ से? 1 साल, 2 साल, 5 साल, कब तक की विजिबिलिटी है? डिफेंस में अगर आप देखने जाओ, लीगेसी वाइज विजिबिलिटी बहुत ही कम मिलती थी, लेस देन 1 ईयर हुआ करती थी।
आज अगर हम लोगों को पूछे तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को 2 से 3 साल की विजिबिलिटी मिनिमम दिखाई दे रही है। उसके अलावा अगर आप मेरे को पूछो ऑर्डर बुक एक तो वो तो डबल होते ही जा रहा है हर सालाना, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ओपन होते जा रही हैं उसका स्तर बहुत ही ज्यादा बड़ा होते जा रहा है। मैं अगर अब बोलूं कि ऑर्डर बुक से 3 से 4 गुना अपॉर्चुनिटी साइज हमारे सामने खड़ी है, जिसमें हम लोगों को ऑर्डर मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट 60 to 90% है। तो अगर मैं देखने जाऊं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए डिफेंस सेक्टर ये बहुत ही लाभदायक दिखाई दे रहा है। तो डिफेंस सेक्टर बहुत ही आकर्षक भी लग रहा है, लाभदायक भी है। बिल्कुल। एक प्रदीप जी, चर्चा मैं आपके साथ भी करना चाहती हूँ और इनफैक्ट जिस तरह से इंफ्रा थीम हम देख रहे थे कि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। आप अगर ट्रांसपोर्ट और रेलवे को भी देखें और इसका आवंटन भी मेरे ख्याल से अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि हम मायूस किया हुआ है स्ट्रीट्स को। लगभग 2.78 लाख करोड़ का अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज को देखें तो ये आवंटन है। उसके अलावा 2.55 लाख करोड़ का रेलवेज को लेकर भी आवंटन है। मेरे ख्याल से अभिषेक यही वो पॉइंट्स हैं जो शायद सरकार फुल फ्लेजेड बजट जो पेश करेगी उस पर और फोकस करेगी। कविता बिल्कुल ये क्लियर है। देखिए क्या है ना कि अगर आप इंफ्रा में पैसे डाल रहे हैं हाँ। तो सीधे सीधे वो ग्रोथ से जुड़ी है। और अगर आपको चाइना की इकोनॉमी के बराबर आपको पैरेलली जाकर खड़ा होना है, हाँ। गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान दिया था कि 2075 तक जो भारत की इकोनॉमी होगी ना वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। तो होगी कैसे वो? बिल्कुल इन्हीं के बलबूते होगी। आपको इंफ्रा में पैसे डालने पड़ेंगे। हाँ। तो अगर इस बार का अगर हम इंक्रीज देखें ना तो 11% के आसपास का है। हाँ। पिछले साल 33% कैपेक्स बढ़ा था, उसके पहले 22% बढ़ा था। तो लगातार ये बढ़ा है। एयरपोर्ट्स में देखिए 149 बोल रहे हैं, अब आंकड़ा पहुंच जाएगा, लगभग दोगुने से ज्यादा हो जाएगा। डेफिनेटली। और वो कमिटमेंट दिख भी रही है और सरकार को ये समझ में आ गई है कि पॉपुलिस्ट मेजर पहले जो लेते थे, लोगों के जेब में जो पैसे डालते थे वो पैसे आप कहीं और डालिए, उनको ग्रोथ के मुख्य धारा में लेके आइए, तो वो लोग खुश होंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा भी बजट के बाद जो उन्होंने अपनी स्पीच दी कि विकास की गारंटी और विश्वास की गारंटी। एक अच्छी चीज मुझे ये लग रही है कि जो शब्द होता है ना लोक लुभावन, तो लोक लुभावन की परिभाषा बदलने वाली है। परिभाषा बदल जाएगी। बिल्कुल जी। और चुनावी साल में इस तरह के मेजर्स लेना ये भी अपने आप में इच्छा शक्ति दिखाता है। बिल्कुल, बहुत प्रैक्टिकल होके सधे हुए कदम, बहुत संतुलित। ये बजट मतलब हमने आपको कविता, प्रशांत, आपको 15-15, 20-20 बजट देखने का अनुभव हो गया है। और शायद पहली बार है कि अच्छा आप ये देखिए, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सबसे छोटा बजट, सबसे छोटा बजट, 58 मिनट की स्पीच, घंटे भर से भी कम स्पीच खत्म। हम लोग खुद आश्चर्यचकित रह गए कि अच्छा स्पीच खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं। इंटरिम बजट के बावजूद जो कमिटमेंट है सरकार की, उस कमिटमेंट को पूरा किया। जहां पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उन चीजों की भरपाई की है। इंफ्रा को लेकर उम्मीद थी 11% का, ठीक ठाक है। मतलब इतने बड़े बेस पे जब आप 10 लाख करोड़ के बेस पे खड़े हो ना तो बढ़िया है। 11% के आसपास एक अच्छा अग्रेशन ये भी दिखाया है कि फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है FY25 का, उसको कट करके 5.1 कर दिया है। हम इस तरह की उम्मीद करके नहीं चल रहे थे, लेकिन ये सरकार का एग्रेशन दिख रहा है। बिल्कुल। तो बट नहीं, लेकिन लोढ़ा साहब आप कितने सहमत है? और जो बिटवीन द लाइंस अगर हम पढ़ने की बात करें, जो हम चर्चा भी कर रहे हैं यहाँ पर, इंफ्रा को लेकर हो या सधे हुए कदम को लेकर हो, आप क्या कुछ पढ़ रहे हैं बिटवीन द लाइंस जो कि आपको लगता है कि अगले बजट में इलैबोरेट किया जा सकता है? बिकॉज अब एक मैसेजिंग का एक फैक्टर है जो मेरे ख्याल से पढ़ना बहुत जरूरी है। लोढ़ा साहब, आपने कहा कि जनरली जब चुनाव के ठीक पहले कोई बजट आता है, चाहे वो इंटरिम बजट हो या वोटों का अकाउंट्स हो, तो लोगों की उम्मीद रहती है कि बहुत ही लोक लुभावन बजट होगा, जिससे कि आम वोटर प्रभावित हो और उससे चुनाव पे असर पड़े। बट इस सरकार के यदि आप ये तीसरी बार सरकार चुनाव में जा रही है, यदि पिछली बार भी देखेंगे तो सरकार और फाइनेंस मिनिस्टर इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। हर बजट में ये सरकार लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरफ ज्यादा फोकस कर रही है। जैसे कि आज 2025 के फिस्कल डेफिसिट का टारगेट आज ही इस बजट में दिया गया है, जिसकी बहुत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन डायरेक्शनली ये सरकार ने क्लियर मैसेजिंग दी गई कि फिस्कल प्रूडेंस का ध्यान रखा जाएगा और फिस्कल डेफिसिट को लगातार कम करने की कोशिश सरकार करती रहेगी। इसके अलावा जो सरकार का आत्मनिर्भर भारत का एक कमिटमेंट है वो हर जगह नजर आता है, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में हो। उन सेक्टरों में सरकार का फोकस क्लियरली इस बजट से भी दिखाई पड़ रहा है और ये फोकस कंटिन्यू आगे भी जारी रहेगा। तो अगले जब पूर्ण बजट आएगा उस वक्त भी हमें ये ट्रेंड नजर आएगा।
चाहे उस प्रकार की फेम स्कीम हो, चाहे वो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम हो, चाहे वो डिफेंस में नए कदम हो, चाहे वो रेलवे के क्षेत्र में हो, तो डायरेक्शनली ये बहुत क्लियर है कि फोकस ग्रोथ और आत्मनिर्भरता पे रहेगा। तो लगातार जो तमाम कॉरपोरेट्स हैं उन और जो दिग्गज हैं उनका साफ तौर पर मानना है कि ये बजट वाकई एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे की सोच को दर्शाता है। और जिस तरह से हम बार बार कर रहे हैं कि सरकार बहुत स्पष्ट रही इस बजट में भी कि उसे आगे क्या करना है। इन सब के बीच में और भी बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं। सेंचुरी प्लाई के ईडी केशव भजनका ने कहा है कि बजट में ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस रहा है। पीएम आवास योजना, टूरिज्म, रेल सेक्टर काफी महत्वपूर्ण है। मैंने पूरा बजट सुना है और मुझे लगता है कि एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड और लॉन्ग टर्म बजट है। देखिए, इसमें गवर्नमेंट ने ये दिखाया है कि ये इलेक्शन या पॉपुलिस्ट मूव्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ये इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। कुछ हाइलाइट्स 11 लाख करोड़ प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर, 2 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना में एडिशनल, फोकस ऑन टूरिज्म, फोकस ऑन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, फोकस ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर्स। मेरे को लगता है कि ये सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश के लिए और हमारे सेक्टर्स के लिए इन पर्टिकुलर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो केशव भजनका से बातचीत करने का हमारा आज खास मकसद भी था, क्योंकि अगर आप प्लाईवुड वाली सेगमेंट को अगर देखेंगे तो रियल एस्टेट से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। तो अगर रियल एस्टेट बेनिफिट करता है तो निश्चित तौर पर इन सेक्टर्स को भी फायदा होता है। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि अफोर्डेबल हाउसिंग पर सरकार का जोर है, आगे भी रहेगा, और जब तक सभी को घर नहीं मुहैया हो जाता है, और सरकार की प्रतिबद्धता इस चीज़ को लेकर है, आप ये बताइए कि आप इन मौक़ों का फ़ायदा उठाने के लिए कितने तैयार हैं, और आपका जो टोटल जो पोर्टफोलियो है उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग का हिस्सा कितना है? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग एक्चुअली इस देश की नेसेसिटी है, क्योंकि जिस देश की पॉपुलेशन 95% से ज्यादा ऐसी है जो केवल अफोर्डेबल हाउसिंग ही खरीद सकती है, मुझे लगता है उस देश में ऑफ कोर्स अफोर्डेबल हाउसिंग में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आज रियल एस्टेट सेक्टर जो है ऑल अक्रॉस द सेक्टर डिमांड है, लेकिन उसके बाद भी अफोर्डेबल हाउसिंग कभी भी अगर मार्केट में डिमांड स्लो भी हुई तो अफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड स्लो नहीं होगी, क्योंकि उसमें सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है। पीछे भी अगर मैं कुछ टाइम की बात करूं, जब से अगर साल या 1.5 साल की, तो अफोर्डेबल हाउसिंग के लॉन्चेस भी काफी कम हुए हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड नहीं है उतनी ज्यादा, प्राइसेस बढ़ गए हैं, लैंड के कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो इसीलिए जो उम्मीद गवर्नमेंट से रहती है कि कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो निरंतर आती रहे। अगर आप सिग्नेचर ग्लोबल के पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो लगभग आज की डेट में 60 से 65% हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग फोकस्ड प्रोडक्ट है, जिसके अंदर हम 25 से 30 लाख रुपए का मेट्रो सिटीज के अंदर घर बनाते हैं, और मेजरली जितने हमारी जो घर हैं वो गुरुग्राम एरिया में हैं। तो गुरुग्राम आप देखिए मिलेनियम सिटी है, आज की डेट में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन बहुत ज्यादा है, और अगर किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी एक आइडियल फैमिली के लिए रहने के लिए जो जगह है, तो मुझे लगता है वो गुरुग्राम उसकी प्रिफरेबल लिस्ट के अंदर है। और यही एक रीजन रहा है कि हमारे पास डिमांड की कभी भी कमी नहीं रही। जब भी हमने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, हमने बहुत शॉर्टर टाइम में उसे सेल किया है। आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है कि और कंपनी आने वाले वक्त में ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। और एक चीज मैं बहुत क्लियर हूं कि गवर्नमेंट का फोकस भी ऐसी पॉलिसीज की तरफ रहने वाला है जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग फिर से बूस्ट कर सके। एक चीज मैं इसमें और ऐड करूंगा, जिसका फोकस आज रहा भी है बजट के अंदर, कि जो इंडिया है वो एक रिलीजियस कंट्री है, तो उन्होंने ऐसे रिलीजियस प्लेसेस को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की है जिससे थोड़ा टूरिज्म के ऊपर एक इम्पैक्ट आ सके। चाहे हम अयोध्या की बात करें या आने वाले और भी ऐसे कॉरिडोर्स बने फिर से, जिससे होगा क्या कि जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो अगर उन एरियाज में जाएगी तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, तो ऑफ कोर्स वहां का पूरा इकोसिस्टम रन करेगा। और किसी भी देश के अंदर अगर पूरा उसका इकोसिस्टम रन करता है तो जीएसटी या कोई भी टैक्सेस हो वो इंक्रीज होंगे, जो कहीं ना कहीं इस देश की प्रगति में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। प्रदीप जी, आपसे ना किस दिन मिलना पड़ेगा सर। मैं भी दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, और आपने कहा कि गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब मुझे
सुन के थोड़ा सा आश्चर्य भी हो रहा है और कहते हैं कि मन में कौतूहल भी है कि आखिर है कहाँ। सर वाकई गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग है? बिल्कुल, आपको साइबर सिटी से सारे 30 मिनट्स की ड्राइविंग डिस्टेंस के ऊपर ये अवेलेबल है। अरे वाह, बढ़िया। चलिए, लेकिन तो जी। मुंबई में भी तो अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए। बिल्कुल, यहाँ तो बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से अलग ही तरह की अफोर्डेबिलिटी की बात होगी। लेकिन चर्चा को थोड़ा सा अब हम टूरिज्म की ओर लेके जाना चाहते हैं और पैनलिस्टों के साथ साथ मेरे तो जो सहयोगी है उनसे पूछना चाहती हूँ, लक्षद्वीप या अयोध्या बकट लिस्ट में अब क्या होगा? प्रशांत, अयोध्या मेरी भी बकेट लिस्ट में अयोध्या। पहला तुम बताओ। अयोध्या तो कभी तक कभी भी जा सकते हैं, हम लक्षद्वीप कभी चलते हैं। हाँ। तो देश की कोस्ट लाइन छोड़ के थोड़ा सा बाहर निकलेंगे ना तो फीलिंग आ जाएगी। हमारी भी दिक्कत हमारी दिक्कत बस केवल छुट्टी की है। लेकिन तमाम पैनलिस्टों को मैं पूछना चाहती हूँ कि अब जो है आप कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे भारत में? चलिए, सबसे पहले आरबीवी सर आप बताइए। बुबना सर। यस मैडम। जी, घूमने कहाँ जाइएगा? घूमने? हाँ मैडम, हम लोग ज्यादा काम पर ध्यान देते हैं, घूमने का टाइम कम मिलता है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? मोदी सर ने इतने बड़े बड़े इरादे दिए, इतना प्रमोट करने के लिए राज्यों को बोल दिया कि आपकी मार्किंग होगी, आपको स्पेशल पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद तो कोई प्लान बनाना बनता ही है ना? नहीं? हम भी उत्सुक हो जाएंगे और हम भी प्लान बनाएंगे घूमने का बहुत सी जगह इंडिया में। चलिए, लोढ़ा साहब। रिवर है, जैसे आपने देखा कि काशी में जब से कॉरिडोर बना है, वहाँ का एक दिन में वहाँ काशी की जितनी पॉपुलेशन है उससे 3 गुना टूरिस्ट आ रहे हैं। तो अगले 1-2 साल में रिलीजियस टूरिज्म बहुत बड़ा होने वाला है हिंदुस्तान में। और जैसे कि अनुमान किया जा रहा है कि अयोध्या में सारे भारतवर्ष में जितने टूरिस्ट सारे स्पॉट में मिलके होते हैं, अयोध्या में शायद उतने टूरिस्ट अकेले अयोध्या में हो जाए। तो रिलीजियस टूरिज्म बहुत ही बड़ा होने वाला है और सरकार इस तरह काफी फोकस्ड है। काफी सारे रिलीजियस कॉरिडोर बन रहे हैं, 4 धाम का बन रहा है, इधर अयोध्या में बन रहे हैं, इधर उज्जैन में महाकाल का रिनोवेशन हुआ है, काशी में हुआ है। तो इस तरह के रिलीजियस टूरिज्म के क्षेत्र में यदि देखें तो सबसे बड़ा अट्रैक्टिव एरिया अभी रिलीजियस टूरिज्म ही नजर आता है। बात टूरिज्म की हो रही है, धार्मिक पर्यटन की हो रही है और कविता वाकई जिस तरह का एक उत्साह नजर आया और शायद मेरे ख्याल से ये जो ट्रैवलर्स हैं हाँ। वो भी जिस तरह की कंटेंट इस वक्त डाल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स तो शुरू हो चुके, बताना। और हमने देखा कि अयोध्या के अलावा जो टूरिज्म सर्किट्स हैं उनमें भी जिस तरह का उत्साह अब नजर आ रहा है, नए नए जो डेस्टिनेशन है वो उभर कर आ रहे हैं, बहुत से हिडन जेम्स भी सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच में जाहिर सी बात है कि सभी को एक अंदाजा हो गया है। अमित सर, आप बताइए, आप कहां जाना पसंद करेंगे? बोलना चाहूंगा कि पहले राम और उसके बाद आराम। तो पहले अयोध्या चलते हैं और उसके बाद पूरा देश घूम लेंगे। बिल्कुल जाना चाहिए। इसके पहले कि अयोध्या भी अफोर्डेबिलिटी वाली लिस्ट से बाहर हो जाए चले जाना चाहिए। वो दिन दूर नहीं जब अयोध्या की फ्लाइट 25,000-30,000 की मिलेगी। क्योंकि अमेजिंग, मतलब फ्लाइट शुरू हुई और फुल हो गए, पैर रखने तक की जगह नहीं है। बिल्कुल। और स्थापना वाले दिन आप ये सोचिए, उस दिन जो आप बात कर रहे हैं, स्थापना से वाले वीक में तो कई जगह से, मुंबई, चेन्नई, इन सब जगहों से फ्लाइट 17,000, 18,000, 20,000 तक टच कर चुकी थी। बुबना जी, आपसे सर आपके जरा सेक्टर की बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि सरकार का ना एग्री पे फोकस है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उत्पादकता को और इंक्रीज करने के लिए सरकार बहुत सारे मेजर्स खुद भी लेती है और आप तो उसी सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर हम एग्री एज अ होल बात करें कि इस बजट में आपको क्या मिला, आपके इंडस्ट्री को क्या मिला, आप सर उससे संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि बढ़िया कदम उठाए गए हैं एग्रीकल्चर के लिए? बहुत बढ़िया कदम उठाए हैं साहब। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत बड़ा एलोकेशन किया है और उससे सभी सेक्टर्स में एग्रीकल्चर के लोगों को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होगा, जो पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल्स बनाते हैं उनको भी इसमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और बताइए, सरकार ने आज से 5-7 साल पहले नारा दिया मेक इन इंडिया, वो रफ्तार पकड़ी उस स्कीम ने, प्रोडक्शन शुरू हुआ देश में, तमाम बाहर की भी कंपनीज आई। सरकार ने एक कदम और आगे की कि सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इसको आप मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाइए और बाहर मैन्युफैक्चर कीजिए।
तो सरकार की जो स्कीमें हैं या फिर सरकार जिस तरह का बजट लेके आती है, तो प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करने के लिए या फिर एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए जो कदम उठाती है वो कितने सही दिशा में आपको लग रहे हैं? और ओवर द ईयर अगर हम पिछले साल भर में बात करें या 2 साल में बात करें, किस तरह से एक्सपोर्ट ग्रो किया है? एक्सपोर्ट अच्छी स्पीड में ग्रो किया है साहब। पिछले 5 साल में काफी ज्यादा उन्नति हुई है एक्सपोर्ट के फिगर्स में और एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट के नज़रिए से भी जो भारत की रफ्तार है वो देखते ही बन रही है। हम देख रहे हैं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है, और चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे हम अब बात कर रहे हैं साफ तौर पर डिफेंस के उपकरणों की, इन सभी में भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है। हाँ, कई जगह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, लेकिन उसमें भी एक तरह की तेजी नजर आई है। चलिए, अब अच्छी अच्छी बातें तो बहुत हो गई, थोड़ा सा अभिषेक क्रिटिकल भी हो जाना चाहिए। जो इस बजट में पता है क्रिटिकल होने के लिए बहुत कुछ है नहीं। ये इनका कहने का मतलब डिसअपॉइंटमेंट है? डिसअपॉइंटमेंट नहीं तो कि इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, वो क्या चाहते हैं कि कहां और ज्यादा मैं इसलिए पता है किस लिए कह रहा हूं, मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। आज हम दिन भर हम कॉर्पोरेट से बातचीत कर रहे थे, 150 से ज्यादा तो एक्सपर्ट्स आ चुके उनसे हैं, बातचीत कर रहे थे, और हम पूछ रहे थे कि जो बजट मीटर हमने बनाया है ना, कोई 10 की रेटिंग दे रहा है, कोई 9 की रेटिंग। अच्छा डिम्पी तो ये कह रही थी कि 10 में से 11 दे रहा है। हाँ, अच्छा वो कोई अगर 9.5 दे रहा है ना, तो हम ये भी पूछ रहे थे कि आपने आधे % क्या हैंडराइटिंग काट ली क्या? तो क्रिटिकल नहीं हो ना, क्रिटिकल नहीं, एक रिकमेंडेशन मिस कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए बारी बारी से बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले अरोड़ा साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगर अगले बजट में आपकी कोई रिकमेंडेशन हो जहां पर फोकस करना चाहिए सरकार को, तो वो क्या होगी? बारी बारी से मैं सबके पास आऊंगा। एमएसएमई क्षेत्र पे सरकार का फोकस और बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा रोजगार आवंटित करता है। इस क्षेत्र में करीबन 11 से 12 लाख करोड़ लोग इसमें जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र में। तो ये रोजगार का सबसे बड़ा एवेन्यू एमएसएमई सेगमेंट है। और भारत की अर्थव्यवस्था को यदि आप देखें तो अभी भी एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 30-31% के आसपास है, जो कि एडवांस इकोनॉमीज में करीबन 50% के आसपास होता है। तो सरकार को लगातार एमएसएमई पे फोकस करना चाहिए। उन्हें उनके ग्रोथ के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है वो सरकार को लगातार लेते रहने चाहिए। सरकार पिछले कुछ सालों में ऐसे कदम लेते भी रही है। सीजीटीएसएमई के थ्रू उन्होंने एमएसएमई के लोन की गारंटी की स्कीम वगैरह काफी हद तक पुश की है। तो इस दिशा में ये डायरेक्शनली इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ये अगले बजट में ये जरूर उम्मीद रहेगी। किशोर जी, आज वैसे वित्त मंत्री ने कहा है कि एमएसएमईज को ग्लोबल स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पॉलिसी में प्रायोरिटी की जाएगी, नीतियों में प्राथमिकता दी जाएगी। अब इसके मायने कितने गंभीर हैं, किस तरह का असर होगा, सरकार पॉलिसी फ्रेमवर्क किस तरह से बनाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर आपको लगता है कि नहीं, सरकार के विजन में कहीं ना कहीं एमएसएमईज हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, जो मीडियम स्मॉल स्केल वाली जो एंटरप्राइजेज हैं, और निश्चित तौर पर विशेष ध्यान होता है स्किल डेवलपमेंट, तमाम इस तरह के सरकार अपने फोकस एरियाज में चीज़ें लेकर आई है। आपको लगता है कि अब जो नेक्स्ट बजट आएगा तो आज जो कहा गया है कुछ बहुत ठोस निकल के आएगा उसमें? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये भारत में यदि आप देखेंगे 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और हर व्यक्ति चाहता है कि उसको रोजगार मिले। अब हर व्यक्ति को सरकारी तंत्र में नौकरियां नहीं मिल सकती। एग्रीकल्चर में अपना एक वजूद है, 50% आबादी एग्रीकल्चर में लगी हुई है, लेकिन उसके अलावा जहां से सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट हो सकते हैं वो एमएसएमई सेक्टर से ही हो सकते हैं। इसलिए सरकार का इसमें फोकस होना लाजमी है, और सरकार कुछ नई स्कीमें इसमें ला सकती है, जहाँ की स्पेशल फाइनेंसिंग फॉर एमएसएमई, स्पेशल फाइनेंसिंग फॉर एनबीएफसीज और बैंक्स हु आर डूइंग एमएसएमई फाइनेंसिंग, या उनकी तरह उनके लिए, ताकि उस क्षेत्र में विकास हो और उस क्षेत्र में और रोजगार मिले लोगों को। तो रोजगार के लिए ये सबसे बड़ा एवेन्यू है, तो इसमें सरकार का फोकस बिल्कुल रहेगा। फोकस सरकार को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ये हमारे एक्सपर्ट की राय और एक सुझाव के तौर पर भी बात सामने आती हुई। चलिए कुछ और कॉरपोरेट के दिग्गजों और बड़ी हस्तियों की इस बजट के बाद उनका रिएक्शन क्या है, किस तरह की प्रतिक्रिया है, वो सुनाते हैं। एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष चौहान का कहना है कि इस बजट में सरकार की तरफ से सभी को राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है, साथ ही ग्रोथ के लक्ष्यों का पूरा ख्याल रखा गया है। नो, इसलिए आई थिंक ये जो पूरी स्पीच थी, तो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट स्पीचेस ऑफ बजट ओवर लास्ट 10 years और प्रॉब्ली एवर, बट उसमें जो फोकस था ये था कि
कैसे कुछ पिछले 10 सालों का हिसाब दिया जाए, नहीं कि एक साल का। एक साल में एक हिसाब जो देना पड़ता है वो स्वाभाविक है कि बजट में वो देना ही पड़ता है, और उन्होंने अपने जितने भी टारगेट्स थे फिस्कल डेफिसिट के या ग्रोथ के या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड के, बजट में टैक्स कलेक्शन के, वो मुझे लग रहा है कि सभी के सभी टारगेट्स मीट हो रहा है। कई जगहों पे वो एक्सीड भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टैक्स कलेक्शन बेहतर हुआ है ग्रोथ की वजह से। और आई थिंक जो नॉमिनल ग्रोथ जो आया हुआ है बजट पेपर्स में, मेरे हिसाब से 10.5%, 10-10.5% का नॉमिनल ग्रोथ लिया गया है। तो उस हिसाब से ओवरऑल जो इकोनॉमी की जो बायोंसी है बहुत अच्छी बढ़ी है, और वो एक तरह से देखा जाए तो पिछला हिसाब है। आगे क्या, वो जो सोचने की बात थी कि आपने अपना हिसाब जो दिया हुआ है वो आगे कैसे उसको लेके जाओगे, तो उसी के ऊपर हमारे मार्केट्स में उसी के ऊपर मार्केट्स बढ़ता है या घटता है। जो हो गया उस पे ज्यादा लोग सोचते नहीं है, आगे जाके क्या होगा उसी पे ज्यादा लोग सोचते हैं। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि टैक्स कोई नए टैक्स बढ़ाने की या घटाने की कोई बात नहीं हुई है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात हुई है कि जो एक जीएसटी लगाकर और डायरेक्ट टैक्स का जो रिफॉर्म ला करके, दैट इज इनकम टैक्स जिसको हम कहते हैं, कंपनियों पे और इंडिविजुअल्स पे, तो दोनों का स्ट्रक्चर सब मुझे लग रहा है कि काफी सेटल हो चुका है। और हो सकता है डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म में थोड़ा और भी आ सकता है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग अब जो टिंकरिंग जो होता था हर बजट में कि ये दूध के भाव में या तो ब्लू साबुन में इतना ज्यादा बढ़ेगा और ग्रीन साबुन में कम टैक्स बढ़ेगा या घटेगा, तो वो जो चीजें अब मुझे लग रहा है उस पे से बाहर आकर के ओवरऑल हर एक कंपनी को, हर एक बिजनेस को, हर एक इंडिविजुअल को अपने टैक्स कैसे स्ट्रक्चर कैसे आएगा और उसमें क्या परसेंटेज रेट रहेगा, वो कंसिस्टेंसी होती है तो अच्छा प्लानिंग हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से ये जितने भी पिछले 10 सालों में रिफॉर्म्स हुए हैं उसकी वजह से एक कंसिस्टेंसी ऑफ एक्सपेक्टेशन टैक्सेशन में भी आई हुई है, और जो छोटे छोटे टैक्स डिस्प्यूट्स इंडिविजुअल टैक्स पेयर से हुए थे 10,000 15,000 के अंदर, वो भी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वो सब अब आगे परस्यू नहीं किए जाएंगे, तो सभी को मुझे लग रहा है राहत मिलेगी उसमें। तो सभी स्वागत कर रहे हैं इस बजट का और उन कदमों का जिनमें कहीं ना कहीं ग्रोथ के आगे के लक्ष्यों को एक तरह से पैमाना बनाकर उन्हें साध कर बहुत से मेजर्स लिए गए हैं। चलिए, हमारे साथ पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। मैं, अभिषेक और कविता आगे भी कॉर्पोरेट से अलग अलग पहलुओं पर चर्चा जारी रखेंगे, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 18 नाउ स्वदेश पर। बेहद खास पेशकश कॉर्पोरेट महापंचायत में और बजट की सबसे उम्दा प्रोग्रामिंग जो आप सुबह 7 बजे से देख रहे हैं, और अब जो है हम इस प्रोग्रामिंग के कुछ अंतिम छोर में आ चुके हैं, लेकिन देखिए जोश हमारा बिल्कुल हाई है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी और दमदार पैनलिस्ट भी बने हुए हैं और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। कॉर्पोरेट जगत कैसे इस बजट को देख रहा है और आने वाले समय में आने वाले फुल फ्लेजेड बजट को लेकर आपकी क्या उम्मीदें होनी चाहिए, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में ही easemytrip.com के को फाउंडर प्रशांत पिट्टी ने कहा है कि बजट में ट्रैवल और टूरिज्म को काफी बढ़ावा भी दिया गया है। ट्रैवल को बहुत ज्यादा महत्व मिला है इस इंटरिम बजट के अंदर। ये चीज देखकर हमें बहुत बहुत उत्साहना हो रही है। जैसा कि आपने देखा सुना, मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि हम जो 40,000 जो बोगी हैं उसको वंदे भारत में कन्वर्ट कर रहे हैं। उससे आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर। जो स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला गया है कि उनको ट्रैवल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, वो भी बहुत फर्क पड़ेगा इस बात से। तो ओवरऑल बहुत खुशी हो रही है। लक्षद्वीप का भी मेंशन आया था इस इंटरिम बजट के अंदर, तो ट्रैवल का जो स्पेसिफिक फोकस देखा है उससे बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रशांत पिट्टी, ईज़ माय ट्रिप, कविता आपको लगा नहीं कि
बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पर प्रशांत पिट्टी साहब ने कहा कि बढ़ावा तो मिल रहा है। मेरे ख्याल से पिछली बार अभिषेक जब हम बात कर रहे थे इस पूरे मुद्दे पर, तो प्रदीप अग्रवाल साहब से मेरी बातचीत नहीं हुई थी, तो उनसे एक टेक लेते हैं, फिर आपके साथ भी चर्चा करनी है इस मुद्दे पर। एक्चुअली मैं ये पता है क्या कहने जा रहा था, हाँ। आपने प्रशांत पिट्टी की आवाज में थोड़ा ज्यादा उत्साह नहीं देखा आपने? हाँ बिल्कुल, काफी खुश थे। दरअसल उसकी वजह ये थी कि जब भारत मालदीव का जो विवाद चल रहा था, इन्होंने कंपनी ईज माई ट्रिप है, इन्होंने सारी की सारी मालदीव की बुकिंग कैंसिल कर दी। आप सोचिए कितना बड़ा बोल्ड स्टेप है। बिल्कुल, बहुत बड़ा। ये स्टेप तब आता है जब आपको पता है कि हमारी सरकार सशक्त है। बिल्कुल। और आज तो बाकायदा लक्षद्वीप के नाम का उसमें मेंशन हो गया कि हम सारे आइलैंड्स को डेवलप करेंगे, प्रोजेक्ट्स लाएंगे और उसमें लक्षद्वीप भी शामिल होगा। इनकी खुशी तो वाजिब है। सरकार का फोकस देखिए बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि क्या क्या चीज डेवलप की जा सकती है, और इसीलिए तो इसको हम विकास की गारंटी बोल रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया विकास का विश्वास का बजट बोल दिया। तो अग्रवाल साहब, टूरिज्म पर ही मैं आपका भी टेक लेना चाहती हूँ। आपकी जगह तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन उसके साथ साथ इस पूरे सेक्टर के इस तरह से ओपन अप होने का और इतने फोकस का आप अपने लिए क्या फायदा देख रहे हैं या ढूंढ रहे हैं? तो कविता जी देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो कोई भी जब चीज करते हैं वो स्टेटमेंट बन जाता है। आप ये देखिए, कुछ नहीं किया, केवल लक्षद्वीप के समुद्र पर एक चेयर डालकर बैठे और पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं टूरिज्म को लेकर इतना एक एनर्जेटिक हो गया। सो आप ये समझिए कि किस टाइप की हम एक एनर्जी देख रहे हैं पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के अंदर। आप ये देखिए कि जो अयोध्या में जो रामलला की स्थापना हुई, वो भी एक इतना बड़ा इवेंट बना, जिसके विश्व के पूरे कोने कोने में वो गया, और लोगों को बड़ा उत्साह भी है कि आज भी हर व्यक्ति चाहता है कि मैं एक बार जरूर दर्शन करके आऊं। मैं टूरिज्म को लेकर, जबकि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव हूं। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में और बड़ी चीजें अनलॉक होंगी। अभी तो ये केवल शुरुआत है। अभी तो आप ये मान के चलिए कि केवल एक अयोध्या एक ऐसा धाम बना है जिसके अंदर ये स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता है अभी वृंदावन है, और भी बहुत सारी ऐसी रिलीजियस प्लेस हैं जहां पर मुझे लगता है आने वाले वक्त में आप ऐसे ही उत्साह देखेंगे। और आपने जो शुरू में सबसे पूछा था कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट उसके अंदर है कि पहले राम, फिर काम और फिर आराम। पहले राम, फिर काम, फिर आराम। प्रदीप जी, इसी प्रश्न को थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ा देता हूँ। ये तो बिल्कुल आपकी व्यक्तिगत बातचीत हो गई, लेकिन अब अयोध्या में जिस तरह से गतिविधियाँ चल रही हैं, रिलीजियस टूरिज्म डेवलप तो हो ही चुका है, अब उसको नेक्स्ट लेवल पहुंचाने की तैयारी है। अच्छा, लोग क्या कर रहे हैं ना कि वहाँ पर ज़मीनें खरीद रहे हैं, घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अमिताभ बच्चन साहब ने 14 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी है अयोध्या के आसपास। तो आप ये बताइए कि आप तो दिल्ली एनसीआर में काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेयर हैं, क्या आप दिल्ली एनसीआर से उठ के अपनी कंपनी को लेकर वहां नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, अयोध्या या फिर उसके आसपास? देखिए, ये थोड़ा सा इस पॉइंट पे मैं आपको कहूंगा कि अभी हम बहुत फोकसली दिल्ली एनसीआर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पोर्टफोलियो है अपकमिंग वो बहुत स्ट्रांग है। लगभग आने वाले 2 साल में हम 30 मिलियन से ज्यादा 30 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा के लॉन्चेस लेकर आने वाले हैं। सो अभी हमारा फोकस एरिया नहीं है वो रिलीजियस प्लेस, लेकिन मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स अभी तो ये अनलॉक होना शुरू हुआ है। आप अभी अयोध्या को ये ना समझें कि वो डन है। मुझे लगता है कि वहां पे आज से पहले अगर मैं बात करूं 2 साल पहले, तो जो लैंड्स के बायर हैं बहुत कम होते थे। पहली बार बड़े कॉर्पोरेट्स ने वहां पर स्टेप रखा है। मुझे लगता है अभी तो शुरू हुई है कहानी। अभी आप देखिएगा आने वाले 5 से 7 सालों में ये आपको जो लैंड के प्राइजेस हैं या वहां पर होने वाले जो डेवलपमेंट है वो नेक्स्ट लेवल पर नजर आएंगे, और वो पूरे के पूरे कंट्री के इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बूस्ट देने वाले हैं। संभावनाएं हर तरफ हैं, और जो भी कॉर्पोरेट्स हैं और जो भी बिजनेस को एक नए लक्ष्य पर लेकर जा रहे हैं, वो मानते हैं कि ये डेस्टिनेशन अभी एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं, आगे भी संभावनाएं यहाँ पर बनी रहेंगी। चलिए, अब लगातार हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की तमाम बातें और रिएक्शन आपको दिखा रहे हैं। बजट पर इंडिया मार्ट के सीईओ दिनेश गुलाटी ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में काफी ग्रोथ होगी। 1 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री प्रावधान, ये जो ऐलान है ये काफी सराहनीय है। जो सबसे सराहनीय काम मैं कहूंगा जो बजट में है कि 1 लाख करोड़ का जो 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री सनराइज इंडस्ट्री के लिए प्रावधान किया है, उससे प्राइवेट सेक्टर में काफी ग्रोथ होगी, ऐसा मेरा बहुत ही उम्मीद है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस बजट से बहुत
फिस्कल प्रूडेंस और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बनाया है। और जो फिस्कल प्रूडेंस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के कटौती करके नहीं है, बल्कि 10 से 12% का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हम प्लान किया जा रहा है उससे ग्रोथ की प्लानिंग करी जा रही है। और जो प्रूडेंस फिस्कल प्रूडेंस हो रहा है वो सारा का सारा बेटर टैक्स मैनेजमेंट उसके जरिए ये किया जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि ये बजट अपने आप में एक सराहनीय बजट है। ठीक है किशोर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए अगर ग्रोथ होती है तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन को भी पुश करती है। आप वैसे एसएमई फाइनेंसिंग में बहुत बड़े प्लेयर हैं, ठीक ठाक आपकी रफ्तार भी है, क्या कुछ और सेगमेंट में आप एंट्री की योजना बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ से देश की ग्रोथ को लेकर कोई शक नहीं है, ये तो बढ़ती जाएगी और लोगों के पास डिस्पेंसेबल इनकम भी आएंगी, तो किसी और सेगमेंट में फाइनेंस वाले ही खेमे में कहीं और पॉकेट पर आप नजर डाल रहे हैं? इस वक्त हमारा पूरा फोकस सिर्फ एमएसएमई पे है, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगले 10-15 साल यदि किसी को पैसा लगाना है तो एमएसएमई सेक्टर पे पैसा लगाना चाहिए। इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है, सो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई सेक्टर में रहेगा। हालांकि हम कुछ क्षेत्रों में नया हमारा विस्तार कर रहे हैं, जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी उत्तर प्रदेश की और अयोध्या की, तो अभी तक हम उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट नहीं थे, हमारी ब्रांचेस नहीं थी। अब हम नया जब हमारा विस्तार करेंगे हमारे ब्रांचेस का, उसमें उत्तर प्रदेश में भी हम अपनी ब्रांचेस खोलेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हमारी उपस्थिति नहीं थी, मध्य प्रदेश में भी हम कुछ ब्रांचेस ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। तो हम जो कर रहे हैं हम सिर्फ वही करना चाहते हैं और हमें लगता है कि हम सही जगह पे सही वक्त पे हैं। और इस वक्त फाइनेंसिंग के लिए एमएसएमई बहुत ही सही क्षेत्र है और अगले 10-15 सालों में इसमें जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी। तो इस वक्त हम किसी तरह से भी अपना ध्यान किसी और तरफ भटकाना नहीं चाहते और पूरा फोकस सिर्फ एमएसएमई पे रखना चाहते हैं। तो जैसा कि कई दिग्गज लगातार बात कर रहे हैं कि उनका जो फोकस है वो खास है और उस फोकस के बाद जब दायरा बढ़ाएंगे तब बाकी चीज़ों पर ध्यान देंगे। अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम जिस आत्मनिर्भर भारत की पूरी तस्वीर आज खींच रहे हैं और हमें ये मानना होगा कि उसमें हम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। इन कुछ सालों में जिस तरह की तरक्की हुई है वो पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना है। हम कंज्यूमर भी हैं और हम कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े सप्लायर की भूमिका भी निभा रहे हैं। इसके बावजूद आपको क्या लगता है कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी भी फोकस करना बहुत जरूरी है, जहां पर काम करने की अभी और ज्यादा एग्रेसिवली आवश्यकता है? ये बजट जो इंटरिम बजट है उसमें अगर आप देखोगे तो एफडीआई को एक रीनेम किया जा रहा है एंड मुझे लगता है ये किधर ना किधर एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि फर्स्ट डेवलप इंडिया। ये जो उन्होंने बोलने की कोशिश की है कि एफडीआई को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना बोल के पहले इंडिया को डेवलप करिए। इसमें अगर मैं देखने जाऊं तो जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जो मैं डिफेंस सेक्टर में पहले बोलूंगा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर आप देखने जाओ तो सिस्टम लेवल प्लेटफॉर्म लेवल इंडिजिनाइजेशन तो हो ही रहा है, लेकिन सब सिस्टम लेवल एंड कंपोनेंट लेवल पे अगर हम लोग इंडिजिनाइजेशन अचीव कर पाए तो मुझे लगता है वो सही मायने में आत्मनिर्भरता होगी। आज हम लोग बहुत सारे जगह पे कंपोनेंट्स जो हैं आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं और वो कंपोनेंट्स को हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रहे हैं हम लोग तो उसके जो मोटर्स हैं उसकी जो बैटरीज हैं क्यों ना हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चालू करें ताकि हर एक कंपोनेंट एक सिस्टम का हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करके पूरा का पूरा आत्मनिर्भर हो सके वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेकर। तो मुझे लगता है ये एक स्कोप है जहां पे कंपोनेंट लेवल मैन्युफैक्चरिंग शुड बी फोकस्ड ऑन। छोटे कंपोनेंट्स भी देश में बनाए जाएं और इस दिशा में इंडस्ट्री काम करे, सरकार उनकी हैंड होल्डिंग करे। प्रदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे सर, देखिए लास्ट ईयर अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो गजब की हमने तेजी देखी, रियल एस्टेट शेयरों की बात कर लें और इंडस्ट्री में ग्रोथ भी गजब की रही। प्री सेल्स के नंबर शानदार आ रहे थे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे। अच्छा, 2024 आते आते एक तनाव हो गया कि इंटरेस्ट रेट थोड़ी ऊपर चली गई। क्या आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट का जो तनाव है उसको कहीं ना कहीं सरकार ने बजट में जो ऐलान किए हैं उससे थोड़ा सा दूर करने मदद मिल जाएगी? देखिए,
जो इंटरेस्ट रेट है मुझे लगता है बहुत ज्यादा ऐसा भी चैलेंज नहीं बने हैं, क्योंकि आप ये देखिए अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो बहुत ज्यादा वहाँ इंटरेस्ट में वेरिएशन आया है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। मुझे लगता है अभी आरबीआई ने वाइजली इसको हैंडल किया है, तो अभी तक ऐसा कोई इम्पैक्ट रियल एस्टेट पर नजर नहीं आया है। और जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो उसने बहुत बेहतरीन काम किया है। तो मेरे पास इसके लिए एक लाइन है कि रियल एस्टेट सेक्टर लुकिंग लाइक ए वाओ। सो आप ये देखिए कि इतना बेहतरीन काम इसमें हुआ है, जिसमें अभी तो मुझे कुछ सोचने के लिए टाइम ये नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम है। और जैसा कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं, आने वाले 2 से 3 साल भी रियल एस्टेट के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं। अभी केवल ये स्टार्ट हुआ है। आप अक्सर क्या होता है कि हम लोगों ने एक रियल एस्टेट की मंदी देखी है, तो मंदी देखने के बाद हमेशा ये लगता है कि कहीं ये स्पेकुलेटिव बाइंग तो नहीं है, कहीं ये कोई फिर से कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया क्रिएट नहीं होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार एक बहुत बड़ा चेंज है रेगुलेटर का आना। रेरा 2017 में जब इंप्लीमेंट हुआ है, उसके बाद जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं उसमें से 90% की डिलीवरी हुई है। तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर एक ट्रस्ट बना है, और यही एक चीज है जो रियल एस्टेट सेक्टर को आगे लेकर जाए। आपने मेरे ख्याल से हमें हेडलाइन दे दी, रियल एस्टेट सेक्टर जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो इतनी डेवलपमेंट दिखाई दे रही है और ओवरऑल मिशन भी अगर हम सरकार का एक व्यू भी समझना चाहें तो डेवलप भारत 2043 तक इरादा है इनका। स्पेसिफिकली रियल एस्टेट में अगर हम देखें प्रदीप साहब, तो खरीदार भी बदले हैं, है ना। अगर इस पर हम मंथन करें यहाँ पर, पैंडेमिक के बाद हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद ऐसी निकली है जहाँ पर लोगों ने घर खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। और ये मैं केवल फ्रैगमेंटेड डिमांड की मैं बात नहीं कर रही हूँ। पहले तो हमको लगा कि शायद पेंटअप डिमांड है, लेकिन उसके बाद भी जो नंबर्स चल रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये डिमांड बस बढ़ती ही जा रही है और ये पैन इंडिया है। इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग की भूमिका और कितनी अग्रसर हो सकती है और कितनी आगे बढ़ सकती है। मिलेनियल्स जो हैं ये सबसे ज्यादा आगे आ रहे हैं घर खरीदने में। कुछ ट्रेंड्स हमको बताइए, क्योंकि ओवरऑल सरकार की मंशा बढ़ावा देने में तो बहुत उत्तम है, लेकिन इसको ड्राइव तो कंज्यूमर करेगा ना, जिसके हाथ में होनी चाहिए डिस्पोजेबल इनकम इतनी। बिल्कुल। तो कविता जी, इसमें देखिए थोड़ा सा क्या हुआ है, जब कोविड के बाद जो रियल एस्टेट सेक्टर अनलॉक हुआ है, उसके पीछे एक रीजन रहा है कि लोगों के माइंड में एक चीज बहुत क्लियर आई कि छोटा या बड़ा कैसा भी हो, एक घर अपना जरूर होना चाहिए। अभी तक लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर जो रेजिडेंशियल की जो यील्ड है वो काफी लोअर रहती है, 2 से 3% रहती है। ऐसे में दूसरी जो एसेट क्लास है उसमें एसेट यील्ड ज्यादा है, तो मुझे लगता है लोगों ने कभी सीरियसली उसे लिया नहीं। लेकिन कोविड के बाद एक ऐसा पूरा क्रिएट हुआ कि लोगों को लगा कि घर तो बहुत जरूरी चीज है, तो उसके बाद ये डिमांड पेंटअप हुई है। एक और बड़ी बात, एक माइग्रेशन ट्रेंड चला है। देखिए टीयर 2 और 3 से माइग्रेशन होना अलग बात है, वो तो ट्रेंड हमेशा चलता ही रहेगा। एक माइग्रेशन है जो 1 बीएचके में था, उसे 2 बीएचके में माइग्रेट हुआ है वो, और 2 बीएचके वाले को उम्मीद है कि मैं 2 से 3 या 4 बीएचके में जाऊं। तो ये जो माइग्रेशन ट्रेंड जब शुरू होता है तो ऑफ कोर्स डिमांड बढ़ती है। सप्लाई कंस्ट्रेंट है, क्योंकि आप ये देखें जो डेवलपर हैं वो भी अब बड़े लिमिटेड हैं, जो ब्रांडेड डेवलपर्स हैं वही सबसे ज्यादा काम कर पा रहे हैं। तो इससे सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन बनी हुई है। यही एक रीजन है कि डिमांड ज्यादा है और घर कम है, तो इसलिए रेट्स भी बढ़े हुए। अमित जी, आपने एक चीज कही थी कि कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देना चाहिए सरकार की ओर से भी और इंडस्ट्री भी आगे आए। जरा आप ये बता पाएंगे कि अगर मान लीजिए कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था देश में हो जाती है, इंडस्ट्री खुद ही इतनी आत्मनिर्भर हो जाए, तो अगर हम डिफेंस सेक्टर की कंपनीज के मार्जिन की अगर बात करें, कितना सर इंप्रूव हो जाएगा और एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? हिसाब से दो तरफा इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। एक तो मार्जिन्स अगर हम लोग देखते हैं, कंसिडरिंग कंपोनेंट्स अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो एक तो जो इंपोर्ट लेबर जो उनका होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ऊपर से उसके ऊपर एक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो मेरे हाथ में आते आते एक कंपोनेंट की जो वैल्यू है उससे कई गुना कई परसेंटेज कम में मैं वो उसको मैन्युफैक्चर कर पाता हूँ। ये एक चीज तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली इंप्रूव हो जाएगी। इसका इफेक्ट मैं पास ऑन कर सकता हूँ मेरे कस्टमर्स को, जो मेरी ओवरऑल प्राइसिंग है मेरे कंपोनेंट की वो कम आ जाए।
दूसरी बात, जो ये कंपोनेंट के ऊपर मुझे आज रिलाय करना पड़ता है फॉर एन XYZ कंट्री, मैं एक प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए मेरा जो डिले चलता है या फिर मेरा जो डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। तो मैं मेरे कस्टमर को एक एजाइल सपोर्ट सिस्टम दे सकता हूं, क्योंकि वो कंपोनेंट में खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। इसके अलावा जो एक इफेक्ट आएगा, वो इकोनॉमिक इफेक्ट जो आएगा वो आएगा ही, क्योंकि अपना फॉरेक्स जो है वो बाहर नहीं जाएगा एंड जो पूरा का पूरा डोमेस्टिक मार्केट में ही अपना पूरा कंजम्पशन होगा। तो ये इकोनॉमिक इफेक्ट, दिस इज द थर्ड डायमेंशन। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जैसा कि मेरे सहयोगी अभिषेक ने भी जिक्र किया, उनमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और अभिषेक, आपने जिस तरह से रियल एस्टेट का जिक्र किया, उसमें प्लाईवुड का जो कारोबार है वो जिस तरह से आगे बढ़ता है, और इन सब ऐलान में हम एक चीज देख रहे हैं कि पता है आपको, रियल एस्टेट से ना मोटा मोटी मतलब अगर 28 या 30 इंडस्ट्री जुड़ी है सीधे सीधे। बिल्कुल बिल्कुल वही तो अगर रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है ना, बिल्कुल, तो आप उसको ऐसे देखिए कि देश ग्रो कर रहा है। बिल्कुल। और एक चीज और है कि इन सब के बीच में अगर हम क्लीन एनर्जी की भी बात कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं एक तरह का इन्वॉल्वमेंट, जिस तरह से इस तरह की 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ये भी अपने आप में एक दायरा खोल देता है। और जैसा आपने कहा कि बहुत सारी चीजें, बहुत से ऐसे नए बिजनेसेस हैं, या जैसा आप कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो जुड़ते हैं, ये सभी एक तरह का द्वार खोलते हैं। लोढ़ा जी, आप बताइए, एक अनुमान के मुताबिक कितनी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस तरह के ऐलान से प्रभावित होती हैं या जिनका दायरा बढ़ता है? से लगभग हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो कुछ लोग डायरेक्टली बेनिफिट होते हैं, जैसे कि अभिषेक बता रहे थे कि यदि रियल एस्टेट ग्रो करता है तो 28 से 30 सेक्टर को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसके अलावा जो इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है वो करीबन उस क्षेत्र में रहने वाले हर इंडस्ट्री को पड़ता है। यदि एक मॉल अच्छी बनती है तो उसके आसपास के सारे रियल एस्टेट का ग्रोथ दिखता है, लेकिन उसके आसपास सारा व्यापार उसके चारों तरफ इकट्ठा खड़ा हो जाता है। तो करीबन यदि कुछ भी अच्छा होगा तो उसका कम या ज्यादा बेनिफिट हर क्षेत्र को मिलेगा। तो ऐसा नहीं मान सकते कि यदि रियल एस्टेट में ग्रोथ हो रहा है या MSME में ग्रोथ हो रहा है या किसी ग्रीन एनर्जी में ग्रोथ हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक लिमिटेड क्षेत्रों में रहेगा, ऐसा मानना गलत होगा। इसका प्रभाव हर क्षेत्र में कम या ज्यादा जरूर होता है। तो इस शो का मकसद यही था कि हम बजट की हर बारीक बात को आपको बताएं और इसके साथ ही कॉर्पोरेट का नजरिया भी आपके सामने रखें। और इन सब के बीच में अभिषेक, जाहिर सी बात है कि एक बात जो स्पष्ट हो गई है कि कॉर्पोरेट, जैसा आपने कहा कि ये कॉर्पोरेट्स खुले बाहों से इस पूरे बजट का स्वागत कर रहे हैं, और जिस तरह की स्पष्टता नजर आई है इस बजट में, वो वाकई उसको पूरी इंडस्ट्री सलाम करती हुई नजर आ रही है। तो आज के शो में मेरे साथ मेरी सहयोगी कविता और अभिषेक के साथ इतना ही, और आगे भी स्पेशल शो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, और ये होगा मार्केट का महापंचायत। देखना मत भूलिए इस छोटे से ब्रेक के बाद।